दोस्तों, हमारा जनकपुर और जनकपुर के बाद में है काठमांडू। ये दोनों क्षेत्र हो चुके हैं। अब बचा है पोखरा, पोखरा से मुक्तिनाथ। तो आप अगर काठमांडू में हो तो ये नया बस स्टैंड अभी बना हुआ है। नए बस स्टैंड से आप यहाँ से डायरेक्ट जहाँ जहाँ जाना चाहते हो वहाँ की आप टिकट ले सकते हो। तो नेपालगंज, धनगढ़ी, मुक्तिनाथ, पोखरा वगैरह सभी के लिए आपको यहाँ से बस अवेलेबल है। तो मेरे लिए तो लोकल अभी बस अवेलेबल नहीं थी, तो मैं लेट हो गया था। लेट की वजह से मेरे को अभी 2300 रुपये की टिकट एसी वाली मिली है। तो अभी मेरी 6:30 बजे बस है, तो उसमें मैं निकल जाऊंगा मुक्तिनाथ की ओर। हर हर महादेव। मिलते हैं। बात कर रहे हैं काठमांडू की, तो काठमांडू बहुत ही प्यारा और सुंदर, और यहाँ के लोग उसी से भी बहुत बढ़िया। मुझे बस में एक अंकल जी मिले, उन्होंने ही मुझे यहाँ का बस स्टैंड बताया और उन्होंने सामने देख के मुझे टिकट दिलवा दी। और टिकट दिलवाने के बावजूद अब मैं फ्री हो गया हूँ। 6:30 बजे यहाँ से बस है, जो कि सुबह तक वो हमें मुक्तिनाथ पहुँचा देगी। और यहाँ का बस स्टैंड भी काफ़ी अच्छा है। आप पशुपतिनाथ मंदिर से 30 या 40 रुपये में वो नया बस स्टैंड आपको छोड़ देगा। नए बस स्टैंड से आप यहाँ से कहीं पे भी जा सकते हो। अगर आपको उधर जनकपुर जाना है तो मंदिर के सामने से ही आपको बस मिल जाएगी। और यहाँ पर अगर पोखरा भी जाना तो वहीं से मिल जाएगी। और बाकी पोखरा से मुक्तिनाथ और भी कहीं जाना है तो आपको ये नया बस स्टैंड बना है काठमांडू का, तो यहाँ पर आना पड़ेगा। काठमांडू का नया बस स्टैंड। और ये हमारी बस है उत्तर गंगा, जो कि अभी निकलने का टाइम इसका 6 बजे का है यहाँ से। और कल ये पोखरा से होते हुए मुक्तिनाथ हमको 9:30 बजे तक के पहुँचा देगी। सफ़र रात भर का है। और यहाँ पर सभी जगह की आपको बसेस मिल जाएगी। 100 रुपये अगर आप एजेंट के थ्रू करवाते हो और डायरेक्ट बस स्टैंड से करवाते हो तो वो भी 2500 रुपये पर, वो 200 रुपये आपको इंडियन नेपाली रुपीज़ में डिस्काउंट देके 2300 रुपये में पड़ेगी। इंडियन रुपीज़ का उसका किराया होगा इसका 1457 रुपये, और नेपाली रुपीज़ में 2300 रुपये काठमांडू से मुक्तिनाथ के लिए। दोस्तों, ये बोर्ड पर जो गांव दिख रहे हैं बेनी, बंगलेश्वर, पोखरे, बर्ग से, ये पोखरा के आगे के जो गांव है, जो आपको मुक्तिनाथ धाम तक के पूरे गांव के आपके बारे में डिटेल बताते चलते। जो व्यू आप पॉइंट देखना चाहते हो, घूमना चाहते हो, तो ये पॉइंट के थ्रू आप जा सकते हो। हेलो दोस्तों, तो हम निकले थे कल 7 बजे और अभी हम पहुंच गए हैं बारलुंग, जो कि यहाँ से अभी और काफ़ी दूर हमें चलना है ताकि हम हमारे डेस्टिनेशन मुक्तिनाथ तक पहुंच सके। अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। 4 बजे हमारी बस यहाँ पर आई है, रुकी है बारलुंग में, और यहाँ से अभी हम निकलेंगे थोड़े टाइम में। धन्यवाद। दोस्तों, जैसे ही आप पोखरा से बाईपास लेते हो उसी तरफ से ये गंडकी नदी का प्रवाह चालू हो जाता है। तो यहाँ मुक्तिनाथ तक के आपको दर्शन मिल जाएंगे माँ गंडकी जी के। और चारों तरफ सुंदर सुंदर वातावरण और पहाड़ पर्वतों के नज़ारे, बहुत ही सुंदर और बहुत ही मनमोहक दृश्य देखने को मिलते हैं हमें बस के थ्रू। और बस का रास्ता भी बहुत बेकार है और रोमांचक भरा रास्ता। तो रास्ते में आपको बहुत सारे मनमोहक दृश्य, जैसे तातो पानी हो गया और बहुत सारे पहाड़ पर्वत गंडक नदी के किनारे। और रास्ता तो बहुत ही बेढाल और बहुत ही रिस्की रास्ता था। मतलब छोटे छोटे से ऐसे कांध है साइड में, जिससे कि बहुत डर लग रहा था। तो इन सभी दृश्यों का आनंद उठाते उठाते हम पहुंच जाते हैं छोटा सा गाँव जो दिख रहा है आपको, तरगांव। दोस्तों, गाँव क्रॉसिंग करते ही आपको बहुत सुंदर सा रूप से नामक झरने का दृश्य मिलते हैं, जो कि अन्नपूर्णा रेंज की पहाड़ियों से गिरते हुए सीधा गंडकी नदी में मिश्रित हो जाता है। यह देखते बनता है, जिसका नाम है रूप से झरना। आप जरूर यहाँ पर स्टे कीजिए और रुकिए और इस झरने का दृश्य का आनंद लीजिए। तो ऐसे ही पर्वत, पठार, झरनों के दृश्य देखते हुए हम पहुंच जाते हैं मुस्तांग क्षेत्र, जहां पर हमने अन्नपूर्णा रेंज में एंटर होने के लिए परमिट निकालना पड़ता है। यहाँ से हम परमिट बना रहे हैं अन्नपूर्णा रेंज के अंदर जाने के लिए, जो कि देखते हैं वे लोग आ चुके हैं। विलियम डेफो, इसको जानते होगे आप, ये चाइना से, जेंट जिन पिंगू और टॉम हिंडलसन। तो दोस्तों, यह है मुस्तांग क्षेत्र, जहाँ से हमने अन्नपूर्णा रेंज के लिए और मुक्तिनाथ के लिए
परमिट निकाला है, जिसका चार्जेस है 1000 रुपये इंडियन नेपाली रुपीज़, और इंडियन रुपीज़ में 625 रुपये होता है। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट लगते हैं जो भी आपके पास में हो, तो आधार कार्ड है या फिर वोटर ID कार्ड, उसके साथ में एक फ़ोटो लगेगी, जिससे आपको यहाँ से परमिट मिल जाएगा। और अगर आपके पास में नेपाली रुपीज़ नहीं है तो आप यहाँ पर ऑनलाइन भी कटवा सकते हो। ऑनलाइन के चार्जेस लगता है 200 रुपये ऊपर। बाकी वो आगे के बारे में बताएंगे। तो ये हमारी बस है और हमारा परमिट भी अब निकल चुका है, और अब हम आगे की ओर बताते रहेगा आपको नई नई खबरें और नए नए वातावरण के बारे में। और पूरी चारों तरफ पहाड़ियों की वादी देख रही है, बहुत शानदार व्यू है। यहाँ आप ऑनलाइन भी परमिट निकाल सकते हो, जिसका चार्जेस कुछ ज़्यादा रहता है, 200 रुपये ऊपर लेते हैं, ताकि ऑनलाइन परमिट निकल जाता है इनसे। इसलिए अगर साथ में आए तो नेपाली रुपीज़ थोड़ा ज़्यादा लेके आइए, तो यहाँ आपको दिक्कत नहीं आएगी और आपको ज़्यादा टैक्स नहीं देना पड़ेगा। दोस्तों, हम मुस्तांग से निकल चुके थे जहाँ परमिट बनाना था। तो परमिट के बारे में मैं और कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। परमिट अगर आपके पास में नेपाली रुपया है तो आपको 1000 लगेगा। अगर नेपाली रुपया नहीं है, अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हो तो आपको 1200 रुपये लगता है, परमिट का चार्जेस कटेगा। क्या व्यू है भाई गंडकी नदी के किनारे। यहाँ पर आप देख रहे हो बसाई सराय, यह जो जीव है करियाड़ा कुरुड के नाम से यह जीव ज़्यादा प्रख्यात है। और यहाँ आपको याक भी दिख जाएगी, और चारों तरफ एकदम सुंदर वातावरण और पूरा एकदम रोशनी से भरा हुआ। और आपको ये बादलों का व्यू बता देता हूँ। बादलों का व्यू जहाँ पर घने घने बादल है और उसी के पीछे बर्फ की मोटी मोटी चादरें दिखाई दे रही है, और चारों तरफ ठंडी ठंडी हवाएं, चारों सुंदर सुंदर क्षेत्र गंडकी नदी के किनारे। और ये हम जा रहे हैं अभी मुस्तांग तो निकल गया है, तुंगनाथ की ओर जा रहे हैं हम। आगे तुंगनाथ पड़ेगा, मुक्तिनाथ की ओर रास्ता, यहाँ से आप सीधे जाओगे और छोटे छोटे सुंदर सुंदर से गाँव आपको दिखाई देंगे, और बहुत सारे नेचर पॉइंट और झरने वगैरह भी आपको इस मार्ग पे बीच बीच में पड़ते रहेंगे। और रही मुक्तिनाथ की, तो वहाँ की जानकारी मैं वहाँ पर जाके दूँगा, और कैसा क्या व्यू है वहाँ का, बहुत ही सुंदर दिखने हो। मुस्तांग गेट से हम निकले, तुम्बा ताल, लाली गंडकी, रूप से झरना, श्योकोड़ ताल, उसके बाद में मारफा गाँव आया, बहुत ही सुंदर गाँव मारफा गाँव। बेलेश्वर मंदिर हमको देखने को मिला, कागबेनी, अपर मुस्तांग। उसके बाद में हम मुक्तिनाथ मंदिर पहुँचे। याक का वाड़ा, इनसे यहाँ पर तीनों काम लिए जाते हैं। एक तो जोतने का, और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर सामान ढोने का, और दूध उत्पादन भी इन्हीं याकों के द्वारा किया जाता है, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र में बहुत सहायक है। इनके ऊपर घुंघराले बाल और पैनी छोटी छोटी सींगें, बहुत ही रोमांचक। ये भी बछड़े हैं, और इनके जो बड़े बड़े गाय या फिर याक बोलो, वो चरने भी जंगलों में गए हैं। और बाकी व्यू चारों तरफ का बहुत ही शानदार। मुस्तांग वैली, अन्नपूर्णा रेंज का यह क्षेत्र, गंडकी नदी के किनारे का बहुत ही प्यारा क्षेत्र है। दोस्तों, जब ये याक मर जाते हैं तो इनकी जो खालें रहती है, खालें उतार कर इनका मांस यहीं पर डाल दिया जाता है, और जो खाल उतार कर इनमें भूसा भर कर इन्हें शोकेस के लिए यहाँ दुकान में रखा जाता है। दोस्तों, रास्ते में चलते चलते आपको विश्व धरोहर जो मारपा विलेज है, जहाँ की विश्व धरोहर में सम्मिलित सूची में है, वो भी सुंदर सुंदर दृश्य देखते हुए हम पहुँच जाते हैं जोमसोम। जोमसोंग से मुक्तिनाथ अभी 21 किलोमीटर पार बचा है। शालीग्राम स्टॉल, आ गए हैं मुस्तांग के मुक्तिनाथ। हमारी बस यहाँ खड़ी है और यहाँ से हमारी यात्रा चालू होती है मुक्तिनाथ के लिए। बहुत ही सुंदर और बहुत ही
ठंडी और शुद्ध हवा यहाँ पर मिल रही है और चारों तरफ का व्यू ऐसा है कि बहुत ही देखने लायक है। ये पूरा बर्फीला क्षेत्र है। तो हमारा यात्रा चालू होती है, यहाँ से घाटी प्रारंभ होती है और सीढ़ियाँ भी यहीं से चालू होगी। मुक्तिनाथ मंदिर में यहाँ हरूलाई हार्दिक स्वागत करते छो। जय जय मुक्तिनाथ। कितनी सीढ़ियाँ है महाराज जी? 365 सीढ़ियाँ। हर हर महादेव। 365 सीढ़ियों का सफर, बर्फ घाटियाँ और चारों तरफ सुंदर से पवन। मुक्तिनाथ की दो टाइप की कहानियाँ बताऊंगा, एक ज्ञान से रिलेटेड जो कि ज्ञानियों ने दिया और एक विज्ञान से रिलेटेड जो कि साइंटिस्ट लोगों ने दिया। तो मिलते हैं ऊपर। तो इस स्थान की बात करें तो यह मंदिर हिंदू और बौद्ध धर्म के बीच धार्मिक सहजीवन का प्रतीक है। इस मंदिर की उत्पत्ति 19वीं शताब्दी से मानी जाती है और ऐसा माना जाता है कि इस विष्णु मंदिर की स्थापना हिंदुओं द्वारा की गई थी। मंदिर के इतिहास के अनुसार प्रसिद्ध तिब्बती योगी सबकार ने 1818 में मुक्तिनाथ का दौरा किया और वहां कई दिनों तक विश्राम किया ताकि वे उस स्थान से अच्छी तरह जुड़ सके। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर के निर्माण की पहल नेपाली रानी सवर्णा प्रभा ने की थी। इसके अनुसार ही हम दर्शन करने का महत्व यह है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार संपूर्ण संसार जन्म और मृत्यु के जीवन चक्र का भ्रम है और हर कोई इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति होकर मोक्ष प्राप्त करना चाहता है। तो ऐसा माना जाता है कि मुक्तिनाथ की मोक्ष यात्रा प्राप्ति में सहायक होती है, इसलिए श्रद्धालु विभिन्न स्थानों से यहाँ पर आते हैं। यहाँ दो किंवदंतियाँ हमको देखने को मिलती है। पहली, तिब्बती बौद्ध धर्म के संस्थापक जो गुरु रिनपोचे थे, उन्होंने तिब्बत की यात्रा के दौरान इस स्थान पर ध्यान किया था। इसी वजह से यहाँ पर इसको मुक्तिनाथ कहा जाता है। और दूसरी किंवदंती यह है कि हिंदुओं के लिए मुक्तिनाथ भगवान विष्णु का प्रतीक है और बौद्धों के महात्मा बुद्ध का। मुक्तिनाथ की उत्पत्ति के पीछे कई रोचक कथा है। एक प्रसिद्ध हिंदू पौराणिक कथा मैं बताऊं आपको। भगवान शिव और शक्तिशाली राक्षस जालंधर के बीच युद्ध हुआ। दुष्ट स्वभाव के जालंधर ने अपनी सीमा पार कर ली और देवी पार्वती को पाने के लिए कैलाश पर आक्रमण किया। बाद में उसने अपनी शक्ति का प्रयोग करके स्वयं को भगवान शिव से रूपांतरित कर लिया। देवी पार्वती को धोखा नहीं दे सका क्योंकि उन्होंने जालंधर को पहचान लिया था। तब उनके पति शिव जी ने उनसे युद्ध करना चाहा। तब दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया, लेकिन पत्नी के भाव, भगवान शिव पर विश्वास और निष्ठा ने उन्हें मृत्यु से बचा लिया। उसके तुरंत बाद देवताओं ने उस विशाल दुष्ट को नष्ट करने के लिए एक चाल चलने का फैसला किया। भगवान विष्णु ने स्वयं जालंधर का रूप धरकर वृंदा जी के सामने चले गए। वृंदा भगवान विष्णु को पहचान नहीं पाई और जालंधर समझ बैठी। इसी बीच उनकी भक्ति भंग हो गई और भगवान शिव जी ने राक्षस का वध कर दिया। और वृंदा ने यह देखकर छल का पता चला तो विष्णु जी को श्राप दे दिया और कहा कि आप शिला के रूप में यहीं व्यवस्थित हो जाइए। इस प्रकार मुक्तिनाथ की उत्पत्ति और भगवान विष्णु की पूजा हुई और भगवान विष्णु को श्राप देने के बाद वृंदा ने आत्महत्या कर ली और उनके अस्थियों से वहाँ तुलसी का पौधा जन्म हुआ। हमारी साइंस ये कहती है कि कई वर्षों पहले यहाँ टेथिस सागर हुआ करता था। टेथिस सागर में जो पुराने ज़माने में आज भी हम दिखता है, टेथिस सागर आया, उसके बाद में हिमालय आया। तो टेथिस सागर हुआ करता था। तो यह क्या हुआ करता था, वहाँ जो छोटे छोटे जो अभी भी यहाँ जो शालिग्राम पत्थर पाए जाते हैं, तो उसके अंदर जो वैज्ञानिक ने खोज करी है कि उसमें छोटे छोटे मतलब जीवाश्म से बना हुआ पत्थर है वो। तो हम पौराणिक कथा को लेके चले या फिर अभी की कथाओं को लेके चले, दोनों सेम ही बैठता है। बस आपका नज़रिया क्या है भक्ति को लेकर और वैज्ञानिक साइंटिस्ट को लेकर। दोस्तों, तीसरी उत्पत्ति यहाँ पर यह कहा जाता है कि जब शिव सती के मृत शरीर को अपने साथ लेकर अनेक स्थानों पर विचरण कर रहे थे तो यहाँ पर सती जी का मुख गिरा था। यही वजह से इसे मुक्तिनाथ भी कहा जाता है। और यहीं पे आप ज्वाला माई के नाम से शक्तिपीठ दर्शन कर सकते हो, जो कि ज्वाला मैया के नाम से प्रख्यात है। बर्फ ही बर्फ। मेरे हाथ में भी बर्फ ही है। तो ये था हमारा मुक्ति धाम, धाम जो चारों तरफ से पहाड़ी पर्वत से घिरा हुआ और बहुत ही सुंदर सुंदर पेगोडा। देखो
तो दोस्तों ये है मुक्तिनाथ का छोटा सा गांव, जहां पर आप नाइट स्टे के लिए रुक सकते हो और भी यहाँ पर घूम सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर देखने लायक और बहुत ही शांत और छोटा सा गांव है यह, और यहाँ का आनंद ले सकते हो। तो हमारा घूमना हो चुका है, अब हम निकलते हैं पोखरा की ओर, जो कि हम शाम में पहुँचेंगे रात्रि 10 बजे तक के पोखरा। धन्यवाद।